मेजरमेंट में आज हमें मेनली पढ़ना है, एक तो फ्रिक्वेंसी मीटर और एक पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, एक का नाम है फ्रिक्वेंसी मीटर। क्या होता है फ्रिक्वेंसी मीटर? फ्रिक्वेंसी मीटर क्या मेजर करेगा? फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्या नापेगा? फ्रिक्वेंसी। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले फ्रिक्वेंसी होती क्या है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कितने बार वेव्स पॉजिटिव से निगेटिव हुआ? देखो, अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे 1 सेकंड टाइम दिया जाता है, उस 1 सेकंड में कितने बार कोई साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्कर की संख्या, किए गए साइकिल क्या कहलाते हैं? फ्रिक्वेंसी कहलाते हैं। जैसे मान लो कि हमारा ये अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे निगेटिव गया, फिर ऐसे, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो इसका साइकिल कहाँ से है? देखो, इसका साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म होगा? यहाँ पे कि यहाँ पे? यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ जैसे, तो वापस से अपने आप को फिर से इसने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, ध्यान से देखो, इसने जैसा पहले स्टार्ट किया तो फिर इसने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, अपने आप को दोबारा कहाँ से रिपीट कर रहा है? यहाँ से रिपीट कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम एक साइकिल। क्या कहलाएगा ये? एक साइकिल कहलाएगा। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो होता है टी सेकेंड। क्या कहा जाता है उसको? टी सेकेंड। की एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको कहा जाता है टी। और टी को कहा जाता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, टी को क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड। अब अगर हमें टी सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे? एक सेकेंड में 1/टी साइकिल। एक एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे? 1/टी साइकिल कंप्लीट होंगे। तो जो 1/टी है, टी यहाँ पर आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, ये पीरियोडिक टाइम है। तो जो टी की इकाई होती है वो क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी की इकाई भी क्या हो जाएगी? सेकेंड इनवर्स। फ्रिक्वेंसी की इनवाइस, इसकी इकाई क्या होगी फ्रिक्वेंसी की? इसकी इकाई होगी सेकेंड का इनवर्स, 1/सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, या 1/सेकेंड। इसी को क्या लिख दिया जाता है? हर्ट्ज। इसी चीज को हम लिख देते हैं हर्ट्ज। ठीक है, एच जेड लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है हर्ट्ज, एच जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हर्ट्ज इसकी इकाई होती है, इकाई की फ्रिक्वेंसी की। अब हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो होती है एसी, तो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, कितनी फ्रिक्वेंसी होती है? 50 हर्ट्ज। हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। यानी 1 सेकेंड में वो 50 बार अपने साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस तरीके की सप्लाई हमारे घर में आती है, ये वाली। तो 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे ऐसे? 50। ठीक है, 1 सेकेंड में वो 50 बार प्लस होगा और 50 बार माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में ये वाली सप्लाई आती है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब जनरली क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ये बताता है कि किसी भी काम को वापस से करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, किसी भी काम को वापस से, जैसे ये देखो, ये यहां से स्टार्ट हुआ था, अगेन फिर से यहां से स्टार्ट हुआ, तो एक साइकिल उसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी हर जगह होती है, जैसे हमारा मोबाइल होता है उसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, बहुत सारी जगह फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि हम अपने आप किसी काम को कैसे रिपीट करते हैं दोबारा, कितना जल्दी रिपीट कर लेते हैं, तो हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उसको उतना
कम समय लगता है किसी को काम करने में। अगर हमारे पास मोबाइल है, वो मेगा हर्ट्ज का है तो ज़्यादा समय लेगा, गीगा हर्ट्ज का और भी कम समय लेगा, ठीक है। और टेरा हर्ट्ज वाला तो बहुत कम समय में काम करेगा, ठीक है। हमारे मोबाइल में, हाँ, कोई टास्क देते हैं, जैसे हमने मोबाइल को दिया कि ये वीडियो प्ले कर दे, तो उसको वीडियो को प्ले करने में कितना समय लगेगा? नैनो सेकंड, नैनो सेकंड में प्ले कर देगा वो, ठीक है। क्योंकि उसकी जो स्पीड है ना, वो किस में है? गीगा हर्ट्ज में स्पीड, ठीक है। मतलब गीगा हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो स्पीड उसकी किस में हो जाएगी? नैनो सेकंड में, ठीक है। नैनो सेकंड में काम करेगा। तो उसका वही होता है कि अपने एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय लेता है, उस आधार पे। अब यहाँ पर देखो, फ्रिक्वेंसी जो होता है काहे का नापा जाता है? यूज टू मेजर द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। किसकी फ्रिक्वेंसी नापी जाती है? एसी सप्लाई नापी जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो डीसी की फ्रिक्वेंसी अगर हम बात करें तो डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? जीरो। डीसी में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। फ्रिक्वेंसी कहाँ होती है? एसी में, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे देखते हैं फिर। फ्रिक्वेंसी जो होता है, ये काहे में नापा जाता है? हर्ट्ज में, ठीक है। काहे में नापा जाता है? हर्ट्ज में, ठीक है। फ्रिक्वेंसी की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रिक्वेंसी मीटर के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं फ्रिक्वेंसी मीटर के। तो फ्रिक्वेंसी मीटर के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन हम टोटल 3 ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। पहला प्रकार है, देखो यहाँ पर, मैकेनिकल रेजोनेंस मीटर टाइप। मैकेनिकल रेजोनेंस मीटर टाइप का, या हम इसको कहते हैं वाइब्रेटिंग रीड होती हैं इसमें, ठीक है। वाइब्रेटिंग क्या होती हैं? रीड्स होती हैं। दूसरा होता है, अभी बताएंगे, अभी तो सिर्फ टाइप देख लो, फिर आगे चल के अभी अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला है मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप, ठीक है। दूसरा देखो लिखा है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप। पहला मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप, फिर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप, फिर इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप, ठीक है। इलेक्ट्रो डायनामिक टाइप, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप, वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर। इसको हम वेस्टर्न टाइप जो होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं? एमआई टाइप से, एमआई टाइप होता है। रेशियो मीटर होता है, ठीक है। सेचुरेबल कोर टाइप का होता है, और डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर भी होता है, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी मीटर के प्रकार हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला वाला फ्रिक्वेंसी मीटर डिस्कस करेंगे, जिसका क्या नाम है? मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। क्या नाम है इसका? मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। क्या नाम है इसका? मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। हर एक मटेरियल की एक मैकेनिकल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। कि वो कितने फ्रिक्वेंसी पे क्या करने लगेगा? वाइब्रेट करने लगेगा। जैसे हम कोई लोहे की चीज बना रहे हैं ना, तो कितना मोटा बना रहे हैं उस आधार पे वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो जितनी फ्रिक्वेंसी उसकी के हिसाब से हम डिजाइन करेंगे, हर एक मटेरियल की एक नेचुरल मैकेनिकल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है। मैकेनिकल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, ये क्या है? फ्रिक्वेंसी मीटर, ठीक है। ये कौन से टाइप का है? मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप है। कौन से टाइप का है ये? मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप का है, ठीक है। अब मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप की खास बात क्या है? देखो यहाँ पे, लैब में ये अक्सर देखने को मिलेगा हमें,
हमारे लैब में यही वाला लगा रहता है, बहुत सारी जगह यही लगा वाला लगा रहता है। ठीक है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी में कितने परसेंट परिवर्तन अलाउ है हमें घरों पे? 5%? प्लस माइनस 3%। कितना अलाउ है? प्लस माइनस 3% अलाउ है। मतलब जैसे हमारे घर में 50 हट जाती है ना, तो उसमें +3% आ सकती है, -3% आ सकती है। 50 का 3% कितना होगा? 1.5। ठीक है। तो ये 48.5 से लेके 51.5 के बीच में हो सकती, इतनी रेंज अलाउ है कि इतना फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। +- 3% फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन हो सकता है। ये HZ लिखा है, मतलब कि क्लियर है कि इससे क्या नापेंगे हम? फ्रिक्वेंसी नापेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज और दिख रही है, ये क्या है ये? हाँ बताओ, क्या है ये? प्लस माइनस है ये, प्लस माइनस है ये, प्लस और माइनस दिख रहा है तुम्हें? हैं? प्लस माइनस ऐसे होता है ना, ऐसे कब से होने लगा? चाइनीज पढ़ रहे हो क्या तुम फिर? हम्म। तुम बताओ। अरे ये वोल्ट फ्रिक्वेंसी मीटर वोल्टेज कहाँ नापेगा? AC का कहाँ से हो गया ये? हैं? हाँ, वर्टिकल माउंटिंग का है ये काहे के लिए है? वर्टिकल माउंटिंग के लिए। सब तो पढ़ाया है तुम लोगों को, ध्यान ही नहीं है कुछ। ये लिखा है कि 220 वोल्ट और 440 में नाप सकते हैं। इसके ब्रैकेट में देखो, यहाँ ये सिंबल बना, ये है AC का। ठीक है। यहाँ लिखा है 1.0, एक्यूरेसी बताता है 1.0। ठीक है। और सब तो पढ़ाया है तुम लोगों को, कुछ याद तो नहीं रहता इसमें बस। स्टार में क्या होता है? इंसुलेशन टेस्टिंग कितने पे की गई है ये बताता है स्टार। कितने इंसुलेशन पे टेस्ट किया गया है इसको? ठीक है। कितने इंसुलेशन पे टेस्ट किया गया है, स्टार बताता है इंसुलेशन टेस्टिंग। अगर 0 लिखा है मतलब कितना है? हैं? टेस्ट नहीं हुआ है। कंफर्म? और कुछ नहीं लिखा तो? अच्छा, इसमें कितना लिखा था? मेन इमेज में देखते हैं। तुम लोगों ने नोट्स बनाई सबने? इसमें कितना लिखा है? नहीं दिख रहा ना? 2 लिखा है। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या है? हम्म। 2 का मतलब ये है 2000 वोल्ट तक के इंसुलेशन पे टेस्ट किया जा चुका है इसको। 2000 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हो। उससे ज्यादा दोगे तो इंसुलेशन फेल हो जाएगा। ठीक है। पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3-4 गिने चुने कॉन्सेप्ट हैं, 4-5 कॉन्सेप्ट हैं। वही कॉन्सेप्ट जीवन भर नहीं बन पाते। ठीक है। 4-5 चीजें हैं। ठीक है। 4-5 चीजों पे पूरी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। 4-5 चीजें में ये पता होना चाहिए कि करंट का, वोल्टेज का, ठीक है, कहाँ पे क्या हिसाब किताब होता है, बस। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इतना ही है। 4-5 चीजें ही हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है। वही 4-5 चीजों को लेके आगे कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी मीटर है। अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखा है मतलब टेस्टिंग नहीं की गई है। 2 लिखा है मतलब 2000, 0 लिखा है मतलब 500। ठीक है। 500 वोल्ट तक के लिए। अब इसमें इसके जो मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर अभी तो नहीं दिख रहा है, इसके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस हम कर लेते हैं। एक होता है मेन पार्ट में, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है।
फिर उसमें मेटालिक रीड होती है, मेटालिक रीड होती है, और इंडिकेटर फ्लैग होते हैं, स्केल होती है, ठीक है। उसके बाद रीड की नेचुरल फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। अब रीड क्या है, ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहे हैं सफेद सफेद, ये रीड है, ठीक है। ये क्या है, रीड है। और ये इसकी ऊपर नीचे क्या है, स्केल है। ऊपर नीचे क्या है, स्केल बनी हुई है, ये स्केल बनी हुई है। अब ये जो रीड्स है ना, इनकी सबकी अलग अलग मैकेनिकल नेचुरल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। रीड्स की नेचुरल फ्रिक्वेंसी में नेचुरल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी नेचुरल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। सारे जितने भी यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्वेंसी मीटर होंगे, सबकी नेचुरल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है, सबकी नेचुरल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। अलग अलग होगी तो जैसे मान लो 50 हर्ट्ज आया, तो 50 वाली जो रीड है ना, एकदम कंपन करने लगेगी, ठीक है, बहुत तेजी से कंपन करेगी, बाकी सब कम करेंगी, ठीक है। एक हो सकता है बाकी इधर की ना करें, ये वाली बहुत तेजी से कंपन करेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये कितना नापता है, देखो 48 हर्ट्ज नापता है, 48.5 नापेगा, 49 नापेगा, 49.5, 50, 50.5, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा नाप रहा है, 45 से लेके 55 तक। इसकी बहुत बड़ी स्केल नहीं होती है, ठीक है, इसकी स्केल सीमित होती है, और 0.5 के अंतर को नाप पाता है, ठीक है। कितने डिफरेंस को नापता है, 0.5 का रिजोल्यूशन होता है इसका, ठीक है, कि 0.5 तक ही नाप पाएगा। नहीं, मटेरियल एक ही रहता, मोटाई लंबाई अलग अलग रहेगी। मोटाई अलग अलग कर देंगे तो जैसे फ्रिक्वेंसी आई, तो मोटाई जिसकी ज्यादा रहेगी वो जल्दी वाइब्रेट नहीं करेगा, जिसकी मोटाई कम रहेगी, जिसकी जितनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होगी उतनी मोटाई कर देंगे हम, ठीक है। तो सबकी अलग अलग वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी करेंगे तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, जितनी फ्रिक्वेंसी, जैसे इसको 50 मिली तो 50 पे वाइब्रेट करने लगेगा, 48 मिलेगी तो 48 पे वाइब्रेट करेगा। तो ये फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में इनका डायमेंशन बनाया जाता है, ठीक है। अब इनका मैंने इमेज फर्स्ट पेज पे ही रख दी थी, ये वाली देखो, बाहर कर दिया। पूरा गायब ही कर दिया। ये देखो दिख रहा है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये लेमिनेटेड बनाया जाता है, लेमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है जिससे एडी करंट लॉस ना हो। लेमिनेटेड मतलब पट्टियों के फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे ये बुक है ना, तो इस बुक में ये क्या है, ये पेजेस हैं। ऐसे पतली पतली हम क्या करते हैं, सीटों का उपयोग करते हैं, मेटल की ऐसी पतली पतली सीटों को आपस में बांध देते हैं, तो इसको कहा जाता है लेमिनेशन, ठीक है। और ये अगर इसको हम प्लास्टिक का लेमिनेशन चढ़ा दें, ठीक है, तो ये एक दूसरे के संपर्क में डायरेक्ट नहीं रहेंगे, तो वैसे उनके ऊपर लेमिनेशन चढ़ा दिया जाता है, फिर आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ये देखो, ये रीड है पूरी, ठीक है। रीड का ये वाला भाग क्या कहलाता है, फ्लैंक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है ये, फ्लैक्स, ठीक है। ये वाला, ये उड़ता है, ये मतलब वाइब्रेट होता है, ये दिख रहा है। जब रीडिंग आएगी तो ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा, ये थोड़ा कम करेगा, ये थोड़ा कम, ये कम करेंगे, क्योंकि इनकी नेचुरल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी अलग है। इसकी नेचुरल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कितनी, 50 डिजाइन की गई, तो ये 50 पे दिखाएगा हमें, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ठीक है। ये फ्लैग है इसका, ये वाला भाग, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट पे कस दिया जाता है, इसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। जितनी लंबाई चौड़ाई, जितना मोटा बना दोगे उतना उसकी नेचुरल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो वाइब्रेट ही नहीं करेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना वाइब्रेशन करेगा, उतना वाइब्रेशन करेगा। तो जैसे ये मैग्नेट है, कितना ये मैग्नेट वाइब्रेट करेगा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी दे दी है तो मैग्नेट बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। उस हिसाब से हमने यहाँ पर बना लिया लोहे की रीड्स, ठीक है। इन रीड्स के हिसाब से वो अपनी रीड, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उस रीड के हिसाब से वो वाइब्रेट करना चालू कर देगा,
ठीक है। अब देखो कनेक्शन कैसे करते हैं, फ्रिक्वेंसी मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। देखो यहाँ पर पहला वाला फ्रिक्वेंसी मीटर लगाया गया है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के बीच में, मतलब कहाँ लगाया गया है, लाइन में लगाया गया है। ठीक है, तो लाइन में कितना वोल्टेज आता है, 440, तो यहाँ 440 वोल्ट का फ्रिक्वेंसी मीटर लगेगा। दो फेस के बीच में अगर लगाना है तो 440 वोल्ट का लगेगा। एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच में, देखो एक न्यूट्रल पे लगा दिया गया और एक कहाँ लगा दिया गया, फेस पे, एक न्यूट्रल और एक फेस पे, तो 250 वोल्ट आ गया। ठीक है। हम्म, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, समझ में आ गया इसमें क्या क्या होता है। इंडिकेटर फ्लैग होता है, मेटालिक रीड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है, स्केल होती है, इसकी अलग अलग नेचुरल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है, 48 हर्ट्ज से लेके 48.50.5 तक, मतलब 0.5 के गैप को मेजर करता है। ठीक है, मीटर सप्लाई के क्रॉस में यानी पैरेलल में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, पैरेलल में। एग्जाम में पूछता है फ्रिक्वेंसी मीटर कहाँ जुड़ता है, तो क्या बताओगे, पैरेलल में। ठीक है, अगर पूछे अमीटर कहाँ जुड़ता है, अमीटर क्या मेजर करता है, करंट, कहाँ जुड़ता है ये, सीरीज पे। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज नापता है, कहाँ जुड़ता है ये, पैरेलल में। फ्रिक्वेंसी मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर कहाँ जुड़ता है, पैरेलल में। क्या नापता है ये, क्या नापता है ये, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वॉट मीटर कहाँ जुड़ता है, वॉट मीटर में दो कॉइल होती है, एक पैरेलल में लगती है और एक सीरीज में। इसमें दो कॉइल होती है, एक पीसी होती है और एक सीसी होती है, सीरीज करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल सीरीज पे, प्रेशर कॉइल पैरेलल में। एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर में भी दो कॉइल होती है, एक पीसी होती है और एक सीसी होती है। इसकी जो पीसी होती है हाईली इंडक्टिव होती है, इसकी पीसी हाईली रेजिस्टिव होती है। इसकी पीसी रेजिस्टिव होती है और इसकी पीसी क्या होती है, इंडक्टिव होती है। ठीक है, इसके लिए हम कॉइल का उपयोग करते हैं, शेडिंग कॉइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है यहाँ पर लगा होता है, जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कौन सा बनाता है, एसी, क्योंकि हम इसमें फ्रिक्वेंसी कहाँ मेजर करते हैं, एसी पे। ठीक है, जिस रीड की नेचुरल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है वह रीड सबसे तेज वाइब्रेट करेगी। ठीक है, और उसी को हम कहेंगे कि उसी रीड से हम फ्रिक्वेंसी नाप लेंगे, वो तेजी से वाइब्रेट करेगी, तो वहाँ पे हमें वाइब्रेशन दिखेगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कितनी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो वोल्टेज के परिणाम पे निर्भर नहीं करता कि वोल्टेज कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेव फॉर्म पे भी फर्क नहीं पड़ता, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसको। ठीक है, लेकिन एक की एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है, 0.5 से कम का डिफरेंस नहीं नाप सकता। ठीक है, 0.5 से कम मैं कहूँ अगर कि 50.1 अगर है फ्रिक्वेंसी तो नहीं नाप पाएगा, 50.2 भी नहीं नाप पाएगा, 50.3 भी नहीं नाप पाएगा, 4 भी नहीं नाप पाएगा, सीधे 5 नापेगा। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप। ठीक है, कौन सा ये, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप, डायनामोमीटर टाइप का भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पर दो कॉइल होती है, एक मूविंग कॉइल होती है और दो फिक्स कॉइल होती है, एक मूविंग कॉइल होती है और दो फिक्स कॉइल होती है। ठीक है, इसमें मेन पार्ट में क्या है, टू फिक्स कॉइल होती है, वन मूविंग कॉइल होती है। ये किस पे काम करता है, एल सी रेजोनेंस के सिद्धांत पे काम करता है। इससे क्या बनता है, एल और सी का रेजोनेंस सर्किट बनता है। ठीक है, एक जो टर्मिनल है उसमें हमने यहां से लेके आए, एक इंडक्टेंस L1 कनेक्ट किया और इसमें एक इंडक्टेंस L2 कनेक्ट किया, C2 कनेक्ट किया, यहाँ पर भी C2 कनेक्ट कर दिया, फिक्स्ड कॉइल के दोनों सीरीज पे हो गए। ठीक है, फिक्स्ड कॉइल जो 1 होती है वो टर्न ट्यून्ड काहे पे होती है, 45 पे, और 2 किस पे ट्यून्ड होती है, 60 पे ट्यून होती है। ठीक है, और जिसके हिसाब से कम ज्यादा फ्रिक्वेंसी रहेगी वो बीच में रीडिंग बताएगा फिर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें सप्लाई कितने चाहिए होती है,
50 हर्ट्ज के बराबर होती है, ठीक है। कॉइल 1 क्या होती है, करंट नापती है, करंट कॉइल। इंडक्टिव और लैगिंग होता है। कॉइल 2 कैपेसिटिव और लीडिंग होता है। दोनों करंट इक्वल होने पर रेजोनेंस 50 हर्ट्ज बताएगा, ठीक है। दोनों कॉइल अगर इक्वल हैं तो कितना बताएगा, 50 हर्ट्ज, ठीक है। क्योंकि इसकी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है एफ नॉट बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होता है, ठीक है। एल सी होता है, तो ये दोनों जब एल और सी की वैल्यू दोनों की बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। एक्सएल बराबर किसके हो जाएगा, एक्सी के। एक्सएल बराबर एक्सी के हो जाएगा तो कितने बताएगा, 50 हर्ट्ज, ठीक है। नहीं तो लैग बताएगा, लीड बनाएगा। 50 से कम में पॉइंटर कहाँ घूमेगा, लेफ्ट की तरफ। ये पॉइंटर सेंटर पे रहेगा, इधर घूमेगा और इधर घूमेगा, ठीक है। 50 से ज़्यादा पे पॉइंटर कहाँ घूमेगा, राइट। इधर होता है राइट, इधर होता है राइट, और इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है। लेफ्ट इधर साइड होता है, राइट इधर साइड होता है। किसी का उल्टा तो नहीं है, है? इसकी स्केल कितने पे होती है, 90 डिग्री पे, ठीक है। इसका उपयोग क्या कहाँ किया जाता है, पावर फ्रिक्वेंसी नापने के लिए। क्या है, कहाँ किया जाता है, पावर फ्रिक्वेंसी नापने के लिए। पावर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नहीं, पावर फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है, 50 हर्ट्ज। हमारे घर में जो पावर आती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो पावर की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, फ्रिक्वेंसी रेंज लिमिटेड है, ज़्यादा वैल्यू का नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। लिमिटेड है कि जो हमारे घर में सप्लाई होती है उसी के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कौन सा, रेशियो मीटर टाइप का फ्रिक्वेंसी मीटर। क्या नाम है इसका, रेशियो मीटर टाइप का फ्रिक्वेंसी मीटर। इसके मेन पार्ट क्या होते हैं, दो मूविंग कॉइल होती है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट होता है, रेक्टिफायर होता है, और आरसी नेटवर्क होता है, ठीक है। दो यहाँ पर क्या, मूविंग कॉइल, ठीक है। और यहाँ पर एक रेक्टिफायर 1 और यहाँ पर रेक्टिफायर 2। यहाँ ये इसमें हमने सी कनेक्ट किया है, इसमें हमने एल कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, एक्सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर करंट किसके अकॉर्डिंग जाएगा, एक्सी। और एक्सी बराबर कितना होता है, 1/2 पाई एफ सी के हिसाब से। रेजिस्टेंस का करंट फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। रेजिस्टेंस का करंट फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी से डीसी बनाना, ठीक है। इसमें दो कॉइल होती है। कॉइल एक्स जो होती है उसमें कैपेसिटर करंट लेता है। कॉइल वाई पे कौन सा जाता है, रेजिस्टिव करंट। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, कैपेसिटिव करंट बढ़ता है। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे कैपेसिटिव करंट बढ़ता है, यानी आईसी बराबर होता है V इंटू 2 पाई एफ सी। आई सी बराबर क्या होता है, V 2 पाई एफ सी। और जो रेजिस्टेंस का करंट होता है ना वो फिक्स होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता, फ्रिक्वेंसी कम करो ज़्यादा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जनरल कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पड़ेगा तो, लेकिन जनरल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉइल एक्स क्या करती है, टॉर्क ज़्यादा देती है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर लगा है और फ्रिक्वेंसी जाएगा ज़्यादा जाएगा तो टॉर्क ज़्यादा बनाएगी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसमें करंट बढ़ जाएगा। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, करंट क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होते जाएगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगी। करंट ज़्यादा जाएगी तो टॉर्क ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। तो पॉइंटर क्या दिखाएगा, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी। इसका एडवांटेज क्या है, इसकी स्केल लीनियर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, जो हमारा रेशियो मीटर टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर होता है उसकी स्केल लीनियर होती है, ठीक है। कैसे स्केल होती है इसकी, लीनियर होती है। सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सप्लाई वोल्टेज कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। इसकी से हम ज़्यादा रेंज की फ्रिक्वेंसी के लिए सुटेबल नहीं होता। ये तीनों नहीं है, ठीक है। इसके पहले वाले भी नहीं थे, ये भी नहीं, ठीक है। ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हम इनमें से किसी में नहीं नाप सकते, ठीक है। डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर की आप बात करते हैं। डिजिटल जो फ्रिक्वेंसी मीटर होता है, हाँ, क्यों, काहे चिल्ला रहे, गेट लगा दो। डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर कौन सी मेथड पे काम करता है, काउंटिंग मेथड पे, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल होता है इसमें,
काउंटिंग का प्रिंसिपल होता है, इसमें काउंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, काउंटर हाई लेवल का हिसाब किताब है, तुम लोगों के बस का नहीं है। ठीक है, गिनने वाला काउंटर नहीं है। ठीक है, इसमें जो है किसका उपयोग किया जाता है, रजिस्टर का। किसका उपयोग किया जाता है, ये लिखने वाला रजिस्टर नहीं है। ये रजिस्टर कहाँ से बनता है, फ्लिप फ्लॉप से बनता है। कहाँ से बनता है, फ्लिप फ्लॉप से बनता है। ठीक है, तो ये सब छोड़ो, बस ये ध्यान रखो कि इसमें काउंटर होता है। ठीक है, जो क्या कर लेता है, काउंट कर लेता है। ठीक है, इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, वो नंबर ऑफ पल्स डिवाइड बाई टाइम। ये पल्स काउंट कर लेता है कितनी पल्स हैं। ठीक है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ पल्स को कितने से डिवाइड कर देता है, टाइम से। तो क्या निकल आता है, फ्रिक्वेंसी। जैसे गेट का टाइम कितना है, 1 सेकेंड का है। ठीक है, उसने कितना काउंट किया, 600, तो 600 हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है अननोन फ्रिक्वेंसी का, मतलब जो नहीं पता है वो अननोन होता है। ठीक है, जो नहीं पता उसको क्या कहते हैं हम, अननोन फ्रिक्वेंसी। तो यहां से जाएगा, तो यहां पर एक चीज लगी है जिसका नाम है एटेन्यूएटर। क्या नाम है, एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर क्या करेगा कि जो अगर सिग्नल स्ट्रांग है उसको वीक कर देगा। ठीक है, अगर बहुत बड़ा स्ट्रांग सिग्नल आएगा, उस स्ट्रांग सिग्नल को वीक में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रांग सिग्नल को वीक में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रांग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है, वीक में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सिमिट ट्रिगर होता है। सिमिट ट्रिगर का काम क्या होता है, सिमिट ट्रिगर क्या करता है, ये सिमिट ट्रिगर एक तरीके का ऑसिलेटर होता है। क्या होता है, एक ऑसिलेटर होता है, नॉन साइनोसोडल पल्स बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके का ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर होता है जो नॉन साइनोसोडल पल्स बनाता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पल्स बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पल्स। स्क्वायर जानते हो, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पल्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पर क्लॉक ऑसिलेटर होता है। ठीक है, जो समय के हिसाब से पल्स बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडर लगा रहेगा। दोनों कहाँ पे जाएंगे, गेट पे जाएंगे, तो गेट में दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। और यहाँ पर ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। कौन सा गेट है, एंड गेट है। यहाँ पर क्लॉक रहेगा, लगा रहेगा, जो इसको काउंट कर लेगा। काउंट करने के बाद यहाँ पर रीडिंग दे देगा। तो मैकेनिकल में पल्स को ही काउंट कर लेना है, इलेक्ट्रिकल में क्या हो रहा है, उसको टॉर्क बना रहे हैं, टॉर्क के हिसाब से नाप रहे हैं। यहाँ डायरेक्टली पल्स ही काउंट कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें मेन ब्लॉक में क्या होता है, इनपुट सिग्नल होता है, एंड गेट होता है। ठीक है, क्लॉक, ऑसिलेटर होता है, डिवाइडर होता है, काउंटर होता है और डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, काउंटर काउंट करता है कि कितनी बार कितने पल्स बने। ठीक है, कितने पल्स बने काउंट कौन करेगा, काउंटर। ठीक है, अब यहां पर देखो बात हो रही पावर फैक्टर मीटर की। पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण बनता है उसको कहा जाता है क्या, नहीं नहीं, उसको पावर फैक्टर थोड़ी कहा जाता है। वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को कहा जाता है फेज एंगल। क्या कहा जाता है, फेज एंगल। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को, वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, फेज एंगल। फेज एंगल क्या, फाई। फेज एंगल क्या, फाई। जैसे ये वोल्टेज है और ये करंट है। ठीक है, ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा ना, ये वाला एंगल, इसको क्या कहा जाएगा, फाई, फेज एंगल। और इसका यदि हम कॉस थीटा निकाल दें, इसका क्या निकाल दें हम, कॉस थीटा, कॉस फाई निकाल दें, तो ये क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसका हम क्या निकालेंगे, कॉस। वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का हम क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे। इसको क्या कहा जाएगा, पावर
फैक्टर कहा जाएगा। यहाँ कितने प्रकार के वॉट पावर फैक्टर मीटर होते हैं? डायनोमीटर टाइप, मूविंग आयरन टाइप और डिजिटल पावर फैक्टर मीटर होते हैं। तो मेनली दो हैं, डायनोमीटर टाइप और मूविंग आयरन टाइप। 3 फेस का पावर फैक्टर मीटर भी होता है, इसमें फिक्स कॉइल होती है और एक दो मूविंग कॉइल होती है। कितने पर रखी जाती है? 120 डिग्री पे। इसका यूज कहाँ किया जाता है? बैलेंस 3 फेस लोड के लिए। ये 3 फेस का पावर फैक्टर नापना है तो ये हमारा क्या है? एक ये मूविंग कॉइल है और एक ये वाली मूविंग कॉइल है, ठीक है। और ये वाली हमारी कौन सी है? दो, ये और ये वाली दो कौन सी हैं? फिक्स्ड कॉइल, ठीक है। एक दूसरे को कितने पे रखा जाता है? 120 डिग्री के कोण पे, ठीक है। यहाँ पर इसकी बताता है 1 मतलब यूनिटी, इधर 4 तक, इधर 0.4 तक, ठीक है। लैगिंग और लीडिंग, इधर लिखा है LEAD लीडिंग, इधर लिखा है लैगिंग, ठीक है। पश्चगामी और अग्रगामी, ठीक है। कहाँ उपयोग किया जाता है? 3 फेस बैलेंस लोड के लिए। मूविंग आयरन टाइप जो पावर फैक्टर मीटर होता है, इसमें एक देखो आयरन लगा हुआ है और दो तीन कॉइल लगी हुई हैं, एक ये फेस की, एक ये फेस की और एक इस फेस की। यहाँ पर एक मूविंग आयरन लगा हुआ, आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन और अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो अट्रैक्शन के सिद्धांत पे काम करेगा, ठीक है। किसके सिद्धांत पे? अट्रैक्शन से। ये बहुत मजबूत होता है, सस्ता होता है। इसकी स्केल कितने पे होती है? 360 डिग्री पे होती है इसकी स्केल, ठीक है। 360 डिग्री तक एग्जाम में जैसे पूछता है कि कौन से पावर फैक्टर मीटर की स्केल 360 डिग्री होती है, तो कौन सा? मूविंग आयरन, ठीक है। इसका नाम है टंग टेस्टर। क्या नाम है इसका? टंग टेस्टर नाम है, ठीक है। ये है। इसका उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए? करंट नापने के लिए, ठीक है। इससे हम क्या नापते हैं? करंट। बिना वायर को टच किए हुए हम इससे करंट नाप सकते हैं, ठीक है। जैसे इस वायर पे कितना करंट जा रहा है, इसको लगा दो तो बता देगा, ठीक है, कि कितना करंट जा रहा है। हम्म। हाँ, ये अलग है, ठीक है। इसमें हमें अगर करंट पता करना है कितना है तो हम डायरेक्टली इसको तार पे लगाएंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली वायर पे देखो, हमें पता है कि किसी भी वायर से जब करंट जाता है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में क्या कर लेता है? वो मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसी से इंडक्शन होता है, ठीक है। उस इंडक्शन से वो नाप लेता है कि कितना करंट जा रहा है, करंट के हिसाब से इंडक्शन होगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट का उपयोग क्या कहाँ किया जाता है? AC करंट को नापने के लिए, ठीक है। सर्किट को बिना ब्रेक किए, ठीक है। इसे क्लैंप टेस्टर भी कहा जाता है या क्लैंप ऑन मीटर भी कहा जाता है। यह इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है ये? इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, ठीक है। और ट्रांसफार्मर के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पे काम करता है उसी सिद्धांत पे ये भी काम करता है। ये प्राइमरी का क्या काम होता है? करंट। सेकेंडरी क्या होता है? मीटर की कॉइल। जो कंडक्टर होता है प्राइमरी का काम करता है, मीटर की कॉइल सेकेंडरी का काम करती है, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो स्प्लिट कोर होता है। वो जो कोर ये था ना, तो वो स्प्लिट कोर है, ठीक है। जो इसको दबाओगे ना तो स्प्लिट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे इसको प्रेस करोगे ना तो ये अलग हो जाएगा, तो इसको कहा जाता है स्प्लिट कोर, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? स्प्लिट कोर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जिसको मीटर की कॉइल की वाइंडिंग कहते हैं। रेक्टिफायर मीटर लगा होता है, ठीक है। और रेंज का स्विच लगा होता है, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन कहाँ उपयोग किया जाता है? मेन पैनल का करंट नापने के लिए, मोटर का करंट नापने के लिए, वेल्डिंग का करंट नापने के लिए, फॉल्ट का। कुल मिला के करंट ही तो हम निश्चय नाप रहे हैं। AC करंट हम किसी का भी नाप सकते हैं, ठीक है। प्रिकॉशन क्या रखते हैं यहाँ पर? क्या रखना है? सावधानियां क्या बरतनी है? पहला, अननोन करंट है अगर
तो हाईएस्ट रेंज पहले सेलेक्ट कर लो, करंट पता नहीं ना कितना जा रहा है इस पे, तो क्या करो हाईएस्ट रेंज सेलेक्ट कर लो। लो करंट सेलेक्ट करोगे तो मीटर जल जाएगा। क्लैंप ऑन करके रेंज चेंज ना करें, क्लैंप ऑन करके रेंज नहीं लगा लिए फिर वहीं से रेंज करते हैं, नहीं करना है, ठीक है। उसको बाहर निकालो क्लैंप ऑन को, फिर करो। हाँ, जीरो एडजस्टमेंट चेक करने हैं, बेयर कंडक्टर में क्लैंप ऑन नहीं करना है। बेयर कंडक्टर का मतलब जिसमें इंसुलेशन ना लगा हो वहां पर क्लैंप ऑन मीटर का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। अब रेंज एक्सटेंशन कैसे किया जाता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ये मीटर है, ये कितना वोल्टेज मेजर करता है, वी एम में नापता है। कितना नापता है, वी एम। हमें इससे नपाना है भी, तो हम क्या कर देते हैं, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का नाम होता है मल्टीप्लायर। क्या होता है, मल्टीप्लायर, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का नाम क्या होता है, मल्टीप्लायर। तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे आ गया, कुछ मल्टीप्लायर पे वोल्टेज आ गया, ठीक है। तो अब ये कुल कितना वोल्टेज नाप लेगा, V बराबर वी एम प्लस भी एस लिख लो इसको, ठीक है, भी एस, ठीक है। ये भी क्या है, टोटल है, यहां से लेके यहां तक का क्या है, भी है, ठीक है, टोटल भी है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले कितना नाप रहा था, भी, अब कितना नाप रहा है, भी, भी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, कितना आ जाएगा यहाँ, एक बराबर भी एम बटे, नहीं नहीं इसको भी एम से भी एम से डिवाइड करो, तो भी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, भी एम बराबर एक प्लस वी एस बाई भी एम। देखो सीरीज पे करंट सेम होता है, तो करंट यहाँ से जो जाएगा पूरे में वही करंट रहेगा, तो भी डिवाइड बाई भी एम को ले लो एम, इसको क्या नाम आप लो, एम बराबर वन प्लस ये हो जाएगा भी एस आई इंटू आर एस, ठीक है, या आर आर एस लिख लो मल्टीप्लायर का, इसको आर एस लिख लो, और इसका रेजिस्टेंस कितना मान लो, आर एम, इसका रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आई इंटू आर एम, ये कट गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, आर एस कितना लगाना है, तो आर एस बराबर हो जाएगा एम माइनस वन इंटू आर एम, ठीक है, एम माइनस वन इंटू आर एम, ये जरूर लिख लेना, ठीक है। जैसे हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, तो भी अपॉन भी से पहले कितना, अब कितना मेजर कर रहा है, पहले कितना मेजर कर रहा था, ठीक है। ये आर जो मल्टीप्लायर का आएगा वो एम एफ माइनस वन इंटू आर एम, मीटर का रेजिस्टेंस कितना जो हमने यहाँ पर निकाला है ना, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर क्या होता है, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो किसकी रेंज बढ़ाता है, वोल्ट मीटर का, जिसका नाम क्या होता है, मल्टीप्लायर। मूविंग कॉइल मीटर स्मॉल वोल्टेज को ही मेजर कर सकता है, ठीक है। और ज्यादा नाप पाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लायर कहाँ लगेगा, सीरीज पे, मल्टीप्लायर कहाँ लगेगा, सीरीज पे लगेगा, ठीक है। उसके लिए अगर हमें मूविंग कॉइल अमीटर की रेंज बढ़ानी है तो उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसका नाम होगा संट, इसका नाम क्या होगा, संट। आर एस एच बराबर निकालोगे तो यह आएगा एम आर एम, आर एम किसका रेजिस्टेंस है, मीटर का, डिवाइड बाई एम माइनस वन, ठीक है। ये संट रेजिस्टेंस निकालने की वैल्यू है, एम क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर जो दी रहेगी, ठीक है, आई एम डिवाइड बाई, ठीक है। लार्ज करंट मेजर करने के लिए संट का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है। एग्जाम में पूछेगा संट कहाँ लगाया जाता है, पैरेलल में, काहे के लिए, अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, संट का। बस अब आ गए हम लास्ट टॉपिक पे। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करना। कैलिब्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करना कि इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्यूरेट है कि नहीं है, ठीक है, इसको कहा जाता है कैलिब्रेशन। हर एक इंस्ट्रूमेंट अलग अलग वैल्यू पे कैलिब्रेटेड होते हैं। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, ठीक है,
तो ट्रू वैल्यू के कितना पास है उसको क्या कहा जाता है? एक्यूरेसी कहा जाता है। ट्रू वैल्यू के कितना पास है उसको क्या कहा जाता है? एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब होता है रिपीटेड रीडिंग हम लेते हैं और सेम आ रही है तो प्रिसाइज है। बार बार हम रीडिंग ले रहे हैं और बार बार सेम आ रही है तो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? प्रिसाइज कहलाता है। ट्रू वैल्यू क्या है? जो एक्यूरेसी क्या है? ट्रू वैल्यू के कितना पास है। ठीक है, तो ये उसमें दी रहती है, जो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब पे ये गिवन रहेगा। ठीक है, रिजोल्यूशन क्या होता है? मिनिमम चेंज डिटेक्ट करने की क्षमता। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कौन सा? मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर वो कितने के डिफरेंस को मेजर कर रहा था? 0.5 के, तो उसका रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा? 0.5। अगर हमें सेंसिटिविटी निकालना है तो सेंसिटिविटी निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 1/FSD, 1/FSD, या हम इसको क्या लिख देते हैं? 1/IM लिख देते हैं। 1/IM लिखेंगे तो नीचे क्या IM बराबर कितना आ जाएगा? V/R। आई बराबर क्या होता है? V/R। ठीक है, तो R ऊपर चला जाएगा तो R बटे क्या आ जाएगा? V। RM/VM। ठीक है, RM/VM ये हो जाएगा क्या हमारा? सेंसिटिविटी। तो R की यूनिट क्या होती है? ओम, और वोल्टेज की वोल्ट। तो ओम पर वोल्ट किसकी यूनिट हो जाएगी? सेंसिटिविटी की। ठीक है, ओम पर वोल्ट। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। पेपर में दिया तो था लास्ट टाइम, सही लगाया था टिक, मैंने पढ़ाया भी नहीं था तब भी सही टिक लगा दिए थे लोडिंग इफेक्ट क्या होता है? बस दो ही टॉपिक बचे ना। हाँ, लोडिंग इफेक्ट क्या होता है? जब हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर को कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में, लोड के पैरेलल में लगाया जाता है। तो यदि लोड का रेजिस्टेंस ज्यादा है वोल्ट मीटर से, ठीक है, लोड का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है वोल्ट मीटर से। जैसे ये हमारा लोड है RL, हम इसके पैरेलल में वोल्टेज लगा दिए, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिए। अब इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है? RV। यदि RL का मान ज्यादा हो जाए किससे? RV से, तो ज्यादा से ज्यादा करंट यहां से चला जाएगा, यहां से करंट कम जाएगा। ठीक है, तो ये नाप एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएगा। इसी को कहा जाता है लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, वोल्ट मीटर सर्किट में जब लगाते हैं तो सर्किट रेजिस्टेंस बदल जाता है। ठीक है, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। वोल्ट मीटर का आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट। ठीक है, आइडियल कंडीशन में वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर होता नहीं है, आइडियल वोल्ट मीटर नहीं होता तो रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से क्या होती है? कम हो जाती है। इसी को कहा जाता है लोडिंग इफेक्ट, क्योंकि कुछ करंट कहां से चला गया? यहां से चला गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हाई सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर का उपयोग करो। हाई सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? ओम पर वोल्ट का मान ज्यादा हो। ओम पर वोल्ट का मान ज्यादा होने का मतलब है कि ओम की वैल्यू ज्यादा हो, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा हो। ठीक है, और हाई रेंज में सेलेक्ट कर लो उसको, वोल्ट मीटर को। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है अमीटर पे? अमीटर जो होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो इसलिए अमीटर का रेजिस्टेंस कितना, इस ये क्या करता है? एरर लाता है काहे में? मेजरमेंट में। जितना पॉसिबल हो अमीटर का रेजिस्टेंस हम क्या रखते हैं? कम रखते हैं, मिनिमम रखते हैं। ठीक है, अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। किस केस में? आइडियल केस में। ठीक है, और अमीटर की अगर हम बात करें तो अमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 आइडियल के केस में। लेकिन प्रैक्टिकली ये लो होता है और ये क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, हाई होता है। ठीक है, तो एरर तो आएगी ही। ठीक है, इसी के साथ मेजरमेंट हो गया तुम लोगों का खत्म। ठीक है, एक दो क्लास में वो पढ़ा देते हैं अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस क्या क्या होते हैं, किसका क्या यूज होता है। ठीक है, और कैसे उनको रिपेयर किया जाता है।